आइएगा, क्वेश्चन नंबर 132 सीए में फाइनल दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 132 सीए में दिसंबर 2014। देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन सेवरल इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स. The company has an amount of rupees 1 crore to invest. The details of the mutual funds are as follows. M N O P Q, आपको ये म्यूचुअल फंड दे रखे हैं और इन सब के आपको क्या दिया हुआ है, बीटा वैल्यू दी हुई है. रिक्वायर्ड, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ था इस क्वेश्चन का, इसलिए ध्यान से समझना. If the company invest 20% of its investment in first two mutual funds each, यानी 20% तो आपने M में लगाया और 20% पैसा आपने N में लगाया. ईच लिखना रह गया. ईच लिखना रहने से इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकता है कि वो ये बोले कि दो म्यूचुअल फंड में मिलाकर हमने 20% लगाया, तो फिर तो 10 और 10 हो गया. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 20% हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड्स में किया और इक्वल अमाउंट बाकी का ओ पी और क्यू में किया. तो बाकी कितना बचा, 60. अगर 20 लगा दिया मैंने एम में, 0.20 लगा दिया मैंने एन में, तो 40 खत्म हो गया, तो बचा 60. 60 को अगर मैं इक्वली लगाऊंगा तो इसमें भी 0.2, इसमें भी 0.2 और इसमें भी 0.2. तो अब इसने पूछा है पोर्टफोलियो का बीटा निकालकर बताइए. तो मुझे बीटा गिवन है और वेट्स गिवन है, तो लीजिए. बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू weight of m into beta of m plus weight of n into beta of n plus weight of o into beta of o plus weight of p into beta of p plus weight of q into beta of q. वेटेड बीटा डायरेक्टली निकाल दूंगा. 0.20 into 1.7 plus 0.20 into 1 plus 0.20 into 0.9 plus 0.20 into 2.1 20 into 0.7 निकालो. हाँ जी, कितना आंसर आ गया, 1.28. यस. लीजिए, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड, अब ये बोल रहा है कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, 15% तो ओ में लगाएगा, 15% एम में लगाएगा और 10% क्यू में लगाएगा. तो यानी 15 और 15 30 और 10 40, तो ये हो गया 60 बचा. और जो बैलेंस बचा वो इन इक्वल अमाउंट इन अदर टू म्यूचुअल फंड्स. तो देखिएगा 40 हो गया तो 60 बचा, 60 में आधा आधा कर दो, तो इसका मतलब एन में लगाएगा 30% और पी में लगाएगा 30%. तो दोबारा से पोर्टफोलियो का बीटा निकालो.
तो आइए देखो, एम में कितना लगाएगा 15%, तो 0.15 इंटू 1.7, एन में कितना लगाएगा 0.3, तो 0.3 इंटू 1 प्लस ओ में कितना लगाएगा 0.15 इंटू 0.9 और पी में लगाएगा 0.3 इंटू 2.1, पॉइंट 10 इंटू 0.7। इसको सॉल्व करिए और बताइए पोर्टफोलियो बीटा क्या आया। वन पॉइंट थ्री नाइन, 1.39। ये आपके पास दो अलग अलग सिचुएशन में पोर्टफोलियो बीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, मार्केट की रिटर्न 14% है एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, यानी एक रिलेशन इसने आपको दे दिया कि अगर बीटा 1 है तो उस पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न 14 आएगी। ध्यान से समझना, मार्केट का बीटा अगर 1 है तो इस पर्टिकुलर बीटा की रिस्क पर आप मार्केट में जो कमाओगे वो 14 कमाओगे, इसने एक रिलेशन दे दिया। तो अब आपसे ये क्या पूछना है कि आप ये बताओ कि आपने ऊपर के दोनों सिचुएशन में जो पोर्टफोलियो बीटा निकाला है उस हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालकर बताइए। वापस से क्वेश्चन को समझना, इसने आपको एक रिलेशन दे दिया कि अगर 1 बीटा है तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट 14 आती है। अब पहली सिचुएशन में बताइए मेरा बीटा क्या आया था पोर्टफोलियो का। मेरा फर्स्ट सिचुएशन में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आया था 1.28। तो अब वो बोल रहा है कि आप ऐसे पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालो, तो मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर 1 के बीटा पर 14 की रिटर्न है तो 1.28 के बीटा पर हो गया 14 इंटू 1.28 की रिटर्न, 14 इंटू 1.28, तो रिटर्न आ जाएगी 17.92%। आइए, ये तो थी सिचुएशन 1 यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब अगर आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.39 चला गया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, तो वापस से रिलेशन अप्लाई कर दो, तो आपका जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आएगा वो कितना आ जाएगा 14 इंटू 1.39, ये लीजिए 14 इंटू 1.39, ये आ गया 19.46%। ये लीजिए, तो ये एक और क्वेश्चन था, बेसिकली वेट्स गिवन थे, हमने पोर्टफोलियो बीटा निकाला और फिर एक रिलेशन जो उसने हमें मार्केट के बीटा से एक्सपेक्टेड रिटर्न का दिया हुआ था, हमने उसके आधार पर क्या निकाल लिया, एक और आंसर कैलकुलेट कर दिया।
चलते हैं और आगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 सीए में स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ये आपके स्टडी मटेरियल में। एंड इधर क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से समझना। कैलकुलेट द मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको उससे उस पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी इंडेक्स यानी बीटा निकालना है, और एज वेल एज आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आपको निकालनी है। देखो इसने क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आपको दिया हुआ है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द पोर्टफोलियो विथ मार्केट आपको दिया हुआ है। बताइए क्या बीटा का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? अगर मैं बीटा को निकालने के कोरिलेशन वाले फॉर्मूले पर जाऊं तो क्या मैं बीटा निकाल सकता हूं? तो लीजिए मेरे पास इस गिवन डेटा से मैंने सबसे पहले तो बीटा निकाल लिया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू standard deviation of portfolio upon standard deviation of market into correlation between portfolio and market। आइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो या असेट दे रखा है 4.5 डिवाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 और इनटू कोरिलेशन है 0.89। सॉल्व कर दीजिए। 4.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.89 1.001। ये लीजिए, ये मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। और मुझे रिटर्न आरएफ भी दे रखी है और आरएम भी दे रखी है। तो बताइए क्या अब मैं पोर्टफोलियो की रिटर्न भी निकाल सकता हूं, क्योंकि बीटा आ गया और आरएफ आरएम दी हुई है। आरएफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आरएम माइनस आरएफ। बताइए आरएफ कितनी दे रखी है अपने को? आरएफ 15, बीटा है 1.001 और आरएम आपको दे रखी है 17 माइनस ये 15 हो गया। 15 प्लस 1.001 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 2.002 प्लस 15 17.002%। ये आंसर आ गया आपका 17.002%। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं।
देखो ये क्या बोल रहा है, What will be the expected return on the portfolio? Expected return मांगी है अगर पोर्टफोलियो का बीटा 0.5 हो और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% हो जाए। पोर्टफोलियो बीटा चेंज करके दे दिया उसने और आरएफ उसने चेंज करके दे दी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मांगी है। तो लीजिए, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो देन आरएम माइनस आरएफ। तो अब ये इसने आपको 10 दे दी, बीटा आपका 0.5 उसने दे रखा है और 17 माइनस 10, $13.5 ये आंसर आ गया आपका। तो लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 था, जो आपके स्टडी मटेरियल का एक बेसिक इलस्ट्रेशन था। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 97 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 देखो ये क्या बोल रहा है, यू इन्वेस्ट 600 इन अ सिक्योरिटी विथ अ बीटा ऑफ 1.2। मान लीजिए ये सिक्योरिटी 1 है, यहां मैंने इन्वेस्ट किए हैं 600 रुपए और इसकी बीटा वैल्यू 1.2 है, और फिर मैंने एक दूसरी सिक्योरिटी में 400 रुपए इशू इन्वेस्ट किए हैं हैविंग अ बीटा वैल्यू ऑफ 0.90। तो ये पूछ रहा है द बीटा ऑफ द रिजल्टिंग पोर्टफोलियो इज, यानी पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। तो यहां चूंकि दो ही सिक्योरिटी हैं तो मैं वेट्स आसानी से निकाल सकता हूं। भाई इसका अगर मैं वेट बोलूंगा तो वो 0.6 हो गया, और इसका वेट अगर मैं बोलूंगा तो वो 0.4 हो गया। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 0.6 into 1.2 plus 4 into 1.2 into 0.6, 0.72 plus 0.4 into 0.9, 1.08। ये हमारे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। तो 1.08 दे रखा है क्या? हाँ जी, सी। तो इसका 97 का जो आंसर आया वो आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं।
हेडिंग डालेंगे टॉपिक। वैल्यूएशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज valuation of various securities to find out total value of portfolio. Valuation of various securities to find out the total value of portfolio. अब है ना, थोड़ा सा जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना। हालांकि ये पूरा टॉपिक इस चैप्टर से लिंक न होकर कई अलग अलग चैप्टर से लिंक होगा, ठीक है। अब मे बी पॉसिबल कि अगर आप लोगों ने वो सारे चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो इट मे बी पॉसिबल यहां थोड़ी सी समस्या आए, बट आप इसको अभी नोट डाउन करके और समझ लीजिए। जब आप उधर सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। देखिए बेसिकली इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो मान लेते हैं ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर जो है वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाएगा। पोर्टफोलियो ध्यान से समझना। पोर्टफोलियो का मैंने आपको जो बेसिक मतलब बताया, तो वो पोर्टफोलियो का बेसिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। जो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं उसे क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो बोला जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स परचेज कर लिए, कुछ कंपनियों के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर लिए, और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब समस्या क्या है, ये इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जानना चाहता है कि इसके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू क्या है। अब एक समस्या आ गई, अगर आपको पोर्टफोलियो की, ध्यान से सुनना, टोटल वैल्यू का पता लगाना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आज की करंट वर्थ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्ड, आपने जो भी बॉन्ड या डिवेंचर ले रखे हैं उनकी आज की वर्थ, आपने जो भी प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं उनकी आज की वर्थ, और आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसकी आज की वर्थ। अगर आप इन सभी वैल्यू को जोड़ दोगे तो आपके पास इस इन्वेस्टर के टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्या यहां तक एग्री हो आप? यस सर। अब आओ, अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं पहले कि आपने इन चारों का वैल्यूएशन ऑलरेडी पढ़ रखा है।
अब हो सकता है आप में से कुछ ने कुछ टॉपिक न भी पढ़े हों। आपका जो पेपर नंबर 20 है बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें आपके ये 3 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पेपर नंबर 20, उसमें आपका जो बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट है, उसमें आपने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी भी पढ़ा हुआ है, आपने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर भी पढ़ा हुआ है, और आपने वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ा हुआ है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उन चैप्टरों के तहत अपने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अपने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और म्यूचुअल फंड आपने ऑलरेडी एसएफएम में ही पढ़ा है, जिसमें आप पहले एनएवी निकालते हो, और एनएवी से जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आपके टोटल उस यूनिट की वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली अगर मुझे टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एनी इन्वेस्टर निकालना है, तो उस इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में जो जो सिक्योरिटीज ले रखी होंगी, मुझे सबसे पहले उनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और उनका वैल्यूएशन करने के बाद मैं उनकी टोटल वर्थ निकाल लूंगा, और जब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की सारी वर्थ को जोड़ूंगा तो मेरे पास पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि यहां पर भी आपके पास नोटिंग रहेगी। बहुत समराइज तौर पे बात करूंगा मैं। पहला, वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। वैल्यू ऑफ इररेडीमेबल बॉन्ड्स। वैल्यू ऑफ redeemable bonds और वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये सारा वैल्यूशन मैंने आपको चैप्टर बॉन्ड वैल्यूशन या डिवेंचर वैल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर मैं किसी भी इररेडीमेबल डिवेंचर या इररेडीमेबल बॉन्ड्स का वैल्यूशन करता हूं, तो इररेडीमेबल का मतलब होता है इन पर आपको केवल और केवल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ये बेसिकली मैंने क्या निकाल दी, फ्यूचर में टिल परपीचुइटी तक जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो इररेडीमेबल बॉन्ड की वैल्यू निकालने का बस एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको डिवाइड कर दो उसकी डिस्काउंट रेट से। अगर रेडीमेबल बॉन्ड्स है तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पर उसकी रिडम्पशन मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट प्लस
प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। कुछ याद आ रहा होगा आपको पुराना, आपका अगर कोई भी रेडीमेबल बॉन्ड है तो जितने भी इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में मिलेंगे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, और प्लस जो भी आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा। जीरो कूपन बॉन्ड में चूंकि इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, केवल और केवल ईयर एंड पर इसकी मैच्योरिटी पीरियड के एंड होने पर केवल रिडम्पशन वैल्यू मिलती है, तो इसकी वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू के बराबर। ये लीजिए, ये मैंने आपको बॉन्ड्स और डिवेंचर का वैल्यूएशन का समराइज पार्ट लिखवा दिया है। आप डिटेल पार्ट और एग्जांपल्स के लिए पेपर नंबर 20 के क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं। इररेडीमेबल बॉन्ड है तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। आपके पोर्टफोलियो में रेडीमेबल बॉन्ड्स हैं तो जितने सालों तक इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो आपकी रेडीमेबल वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि कूपन रेट जीरो रहती है इनकी, आपको केवल और केवल रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जो रिडम्पशन वैल्यू आपको मिलेगी मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास बॉन्ड्स और डिवेंचर की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर बात करता हूं। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो रेडीमेबल और इररेडीमेबल, इसका भी तरीका वही है। अगर रेडीमेबल की वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स प्लस ये लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू आ गया। और अगर मुझे इररेडीमेबल की वैल्यू निकालनी है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। तो ये लीजिए, ये मेरे पास प्रेफरेंस शेयर के वैल्यूएशन के पॉइंट हो गए कि दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। तो हमारे पास जो, लेकिन देखिए अब पुराने क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो आपको दोनों का वैल्यूएशन करना आना चाहिए। तीसरा ये वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी ऑफ द डे।
ठीक है, जिस दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड की उस स्कीम की जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन की एनएवी से, तो मेरे पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आइए फोर्थ, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर देखिए मुझे इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो बेसिकली वैल्यू कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी अगर मुझे किसी भी इक्विटी शेयर्स की करंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना है, जितने इक्विटी शेयर्स मैंने हेल्ड कर रखे हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एमपीएस से, मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो यहां पर जो बात आती है वो एमपीएस कैलकुलेशन की आती है, एमपीएस कैलकुलेशन। डिविडेंड मॉडल, अगर मैं डिविडेंड मॉडल से बात कर रहा हूं एक तो आया नो ग्रोथ मॉडल और एक है ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड के ऊपर बेस्ड अगर मैं इक्विटी शेयर की प्राइस निकालूंगा और नो ग्रोथ मॉडल है तो मैं सीधे सीधे डीपीएस अपॉन केई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये P0 या एमपीएस निकालने का फॉर्मूला हो गया। डिविडेंड पर शेयर क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं है तो डायरेक्टली जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट हो गया और वो डिविडेंड इस पर्टिकुलर इस रेट पर कांस्टेंट है तो मैं इससे वैल्यूएशन कर सकता हूं। अगर मैं ग्रोथ मॉडल की तरफ जाऊंगा तो P0 बराबर D1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी, तो मैं अपने इक्विटी शेयर की प्राइस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। पीई रेशो बेस्ड, अगर मैं पीई रेशो पर बेस्ड एमपीएस निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पीई रेशो। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगी। एक होता है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन आप बहुत डिटेल में पेपर नंबर 20 में पढ़ेंगे और यहां पर इस चैप्टर में अभी मेरे काम भी नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको एक चार्ट बनवाने के लिए लिख रहा हूं। एक होता है एफसीएफएफ वैल्यूएशन, एफसीएफएफ क्या होता है, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म। आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म चाहे तो, वैसे तो याद होगी आप लोगों को। एफसीएफएफ वैल्यूएशन का मतलब हो गया इक्विटी शेयर की एमपीएस निकालूंगा या इक्विटी शेयर की प्राइस निकालूंगा
फ्री कैश फ्लो रिलेटेड टू फर्म के आधार पर। एक होगा FCF इवैल्यूएशन, FCF इवैल्यूएशन यानी कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें मेरे पास FCFE यानी फ्री कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, फ्री कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यूएशन। तो कैश फ्लो पर बेस्ड वैल्यूएशन के दो हिस्से होंगे, FCFF वैल्यूएशन और FCFE वैल्यूएशन। इस आधार पर मैं अपने शेयर्स की प्राइस को निकाल सकता हूं। एक और तरीका भी होता है होल्डिंग पीरियड का, जिसमें हम केवल प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। यानी अगर मैं आपके साथ एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लूं, देखिएगा, एक मॉडल हो गया, ये दूसरा मॉडल हो गया, और ये तीसरा मॉडल हो गया, और मैं यहां पर एक और फोर्थ मॉडल भी डिस्कस कर लेता हूं फॉर द पर्पस ऑफ योर रिवीजन, एंड विच इज होल्डिंग पीरियड वैल्यूएशन। देखिएगा, होल्डिंग पीरियड वैल्यूएशन ये बोलता है कि आप उस इक्विटी शेयर्स को जितने समय तक होल्ड करके रखोगे, उससे आप जो कमाओगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि बहुत रेयरली इस तरह का वैल्यूएशन काम में आता है। तो वैल्यू कैसे निकालूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड प्लस present value of all dividend plus present value of expected sale value। यानी आप जितने समय तक उसे होल्ड करके रखोगे, उस दौरान आपको जितना भी डिविडेंड मिलेगा, प्लस जब आप उसे बेचने जाओगे तो आपको एक एक्सपेक्टेड सेल प्राइस या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस मिलेगी, हम उसको भी यहां पर ले लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले सारे लिखवा दिए। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर दूं। हम यहां पर बात कर रहे हैं, वैल्यू निकालनी है मुझे पोर्टफोलियो की, और उस इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज का एक ग्रुप रखा हुआ है। उस ग्रुप में हो सकता है उसके पास इक्विटी शेयर्स हो, उसके पास बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हो, उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हो, और उसके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट हो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो एक बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि वो 2012 सिलेबस में था, बट देखिए चैप्टर तो तब भी पोर्टफोलियो ही था, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा टॉपिक करवाया। तो उसके लिए हमें बॉन्ड या डिवेंचर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और मेरे पास यानी इन्वेस्टर के पास जो भी बॉन्ड एंड डिवेंचर है उनकी वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में कर रखा है तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन करूंगा और वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लूंगा। अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड की कोई यूनिट्स हैं तो मैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को NAV ऑफ द डे के आधार पर वैल्यूड करूंगा और उसकी एक वैल्यू निकाल लूंगा। और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहां पर मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने हेल्ड किए हुए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा MPS से, तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। और MPS कैलकुलेशन करने के 4 अलग अलग तरीके हैं: डिविडेंड मॉडल, PE रेशियो बेस्ड मॉडल, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, और होल्डिंग पीरियड वैल्यूएशन रिलेटेड मॉडल। तो लीजिए, हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी हम उनका वैल्यूएशन लेंगे, और उन सभी वैल्यू का अगर आप टोटल कर लोगे
तो वो जो टोटल आपके पास आएगा वही आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू हो जाएगा, वही आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू हो जाएगा।